नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कोविड महामारी के बीच भी हमारे किसान भाई बहन और खेतीहर मजदूर हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हमारे घरों तक भोजन समय से पहुंच सके। इसलिए ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि खेती किसानी से संबंधित तमाम जानकारियां आपको समय से पहले दें, जिससे कि खेती किसानी के क्षेत्र में आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसी के अंतर्गत अपने आज के कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे खेती को स्मार्ट बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। साथ ही आपकी मुलाकात करवाएंगे उच्च तकनीक वाले सफल किसान से और अंत में बात होगी कोविड महामारी के बीच भी कृषि विश्वविद्यालयों की एक खास पहल के बारे में। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के साथ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसका इस्तेमाल अब हमारी जिंदगी के लगभग हर क्षेत्र में होने लगा है और खेती में भी अब इसका इस्तेमाल अच्छे खासे तरीके से किया जाता है। आपको बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके न केवल हमारे किसान फसलों को होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं, बल्कि अच्छी उपज भी हासिल कर सकते हैं। तो जितनी आधुनिक और बेहतर तकनीक होगी, उतनी ही स्मार्ट हमारी खेती बनेगी। आइए जानते हैं इस विषय के बारे में विस्तार से। एक आकलन के मुताबिक 2050 तक दुनिया की आबादी 9 अरब तक पहुंच जाएगी। जाहिर है, इससे खाद्य पदार्थों की मांग में इजाफा होगा। इस मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन में करीब 70% की बढ़ोतरी करनी होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी के हालात को देखते हुए 2050 में उत्पन्न मांग का सिर्फ 10% हिस्सा ही कृषि योग्य भूमि से मिल सकेगा। बाकी 90% मांग वर्तमान कृषि को सघन करके पूरी की जा सकती है। स्वाभाविक है कि इसके लिए खेती को ज्यादा कुशल बनाना होगा और उसे नई नई तकनीकों से जोड़ना होगा। खेती में मजदूरों का मिलना कम होता जा रहा है और जो भी मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी मजदूरी निकालना किसानों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है खेती में मशीनीकरण बढ़ रहा है। एक जमाना था जब खेती के ज्यादातर काम हाथ से होते थे। जुताई हो, निराई हो, सिंचाई हो या कटाई, हर काम पूरी तरह इंसानी मेहनत पर निर्भर था। फिर धीरे धीरे मशीनें बनने लगी। ट्रैक्टर, थ्रेशर और अलग अलग फसलों की बुआई और कटाई के लिए, यहाँ तक कि निराई गुड़ाई के लिए भी मशीनें मौजूद हैं। मृदा और फसल की निगरानी के लिए कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग का उपयोग करके ड्रोन बनाए जा रहे हैं। इनसे डेटा इकट्ठा करना आसान होता है। इसके अलावा मशीन लर्निंग का उपयोग करके कई मॉडल भी विकसित किए जा रहे हैं, जिनसे मौसम परिवर्तन जैसे पर्यावरणीय प्रभाव से फसलों को बचाया जा सकता है। ड्रोन आगे आने वाले दिनों में जब हम प्रिसीशन फार्मिंग की बात करते हैं, कृषि में किस प्रकार से हम जो जितने हम इनपुट का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो खाद हो, बीज हो, दवाइयाँ हों और उनका प्रबंधन हो, इनमें हर दृष्टिकोण से हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है। अब ड्रोन की अगर हम बात करें तो जैसे हमें दवा का छिड़काव करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रम की आवश्यकता होती है। सही ढंग से दवा का छिड़काव नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम ड्रोन का प्रयोग करते हैं तो ड्रोन के प्रयोग के द्वारा कम समय में सही तरीके से दवा का छिड़काव पूरे खेत में किया जा सकता है। इसके अलावा ड्रोन के प्रयोग से खेत में कब बीमारी आ रही है, किस स्थान पर कीड़े लग रहे हैं, उनका सेंसर के माध्यम से ड्रोन के द्वारा हम पहचान कर सकते हैं और जिस स्थान पर खेत में कीड़े बीमारी लगे हैं, उन्हीं स्थानों पर सिर्फ दवा का छिड़काव अगर हम पहले समय से कर देते हैं तो बीमारी या कीड़े पूरे खेत में फैलने से बच जाते हैं। तो इससे दो प्रत्यक्ष फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि दवा कम लगेगी और दूसरा, अगर बीमारी फैल जाती है तो उससे होने वाला नुकसान जो है वो उससे हम बचते हैं। तो इस तरह से ड्रोन के कई प्रयोग कृषि के क्षेत्र में हैं, जिससे हम कृषि की दक्षता है
जो इनपुट की दक्षता है उसको हम बढ़ा सकते हैं और कृषि में आने वाली लागत को कम कर सकते हैं, जिससे हमारा किसान भाइयों का मुनाफा बढ़ेगा। कई स्टार्टअप भी कृषि क्षेत्र की सेवा में लगे हैं। PEAT ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें मशीन का उपयोग कीटों और मिट्टी की बीमारियों का पता लगाने में किया गया है, जबकि ट्रेस जीनोमिक्स में मशीन लर्निंग का उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट का पता लगाने के लिए किया गया है। अवेयर एक उपग्रह आधारित सिस्टम है जो मौसम की भविष्यवाणी और फसलों की स्थिति को जानने में उपयोगी है। फार्म शॉट्स भी उपग्रह पर आधारित सिस्टम है जो फसलों के स्वास्थ्य की निगरानी करता है, जबकि प्रॉस्पेरा फसलों को लगने वाले रोगों का अनुमान लगाने में मददगार है। कृषि रोबोट में ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी खरपतवार को नियंत्रित करने में इस्तेमाल होती है। ये सिस्टम हर खरपतवार को चुन कर नष्ट कर देता है, जबकि हार्वेस्टर क्रू रोबोटिक्स फसलों की कटाई में काम आता है। फार्म बोट एक तरह का स्वचालित सिस्टम है जिसमें भूमि की तैयारी से लेकर फसल की बुआई, निराई गुड़ाई और सिंचाई भी मशीनों के जरिए होती है। कृषि क्षेत्र में रोबोट और ऑटोमेटिक उपकरणों का इस्तेमाल डेयरी फार्म और ग्रीन हाउस में ही हो रहा है। यही वजह है कि हमारे देश में अभी इसका उपयोग बेहद कम है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप किसी भी काम को शिद्दत के साथ करते हैं तो आपको उसमें सफलता ज़रूर हासिल होती है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ही सफल किसान राम शरण वर्मा जी की, जिन्होंने कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपने राज्य में मिश्रित फसलों की खेती करके न केवल अच्छा उत्पादन हासिल किया है बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाए हैं। और उनको देखकर कई किसानों ने मिश्रित खेती की और आज वो दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने हैं। खेती में उनके इस योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। तो आइए देखते हैं उनकी सफलता की ये कहानी।
रामशरण वर्मा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के दौलतपुर गांव के एक किसान हैं। गरीब परिवार का होने के कारण रामशरण वर्मा की स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी। बहुत छोटी सी उम्र में वो अपने पिता को खेती में मदद करने लगे। उन्हें पिता से 6 एकड़ खेत विरासत में मिला। वर्ष 1986 में रामशरण वर्मा ने खेती करना शुरू किया। वो गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब राज्यों के दौरे पर गए और उन राज्यों में सफल ग्रामीण किसानों और खेती के विशेषज्ञों से बातचीत की और खेती के बारे में बहुत कुछ सीखा। अपने अनुभवों का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने खेतों में केला, आलू, टमाटर और मेंथा की खेती की। इन्होंने खेती में फसल चक्र पद्धति को अपनाया, जिससे इन्हें काफी लाभ और मुनाफा हुआ। रामशरण वर्मा उत्तर प्रदेश राज्य में पहले ऐसे किसान थे जिन्होंने खेती में टिश्यू कल्चर तकनीक का उपयोग किया और इसमें सफलता हासिल कर किसानों को नई तकनीकों के प्रति जागरूक भी किया। रामशरण वर्मा वर्तमान में 150 एकड़ भूमि पर खेती की देखरेख करते हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 20,000 लोगों का समर्थन करता है। वो देश के और आसपास के किसानों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित करते हैं। छोटे ग्रामीण भारतीय किसानों के लिए केला, टमाटर और आलू की पैदावार में सुधार के लिए उन्नत खेती की तकनीक शुरू करने के लिए उन्हें भारतीय मीडिया द्वारा ग्रामीण उच्च तकनीक वाला किसान कहा जाता है। इन्होंने खेती में अच्छी पैदावार हासिल करने के पीछे फसल चक्र पद्धति की बहुत बड़ी भूमिका बताई। इनके अनुसार फसल चक्र पद्धति में खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल कम होता है, जिसके कारण उत्पादन 30% तक बढ़ जाता है। साथ ही साथ लागत में 20% की कमी भी आती है। इसीलिए इनका मानना है कि किसानों को खेती में फसल चक्र पद्धति को जरूर अपनाना चाहिए। वर्ष 2012 में रामशरण वर्मा को सम्मानित करने के लिए एक समारोह में पूर्व भारतीय राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने उन्हें किसान जादूगर कहा। रामशरण वर्मा को वर्ष 2007 और 2010 में जगजीवन राम किसान पुरस्कार और 2014 में राष्ट्रीय बागवानी पुरस्कार भी मिल चुके हैं। रामशरण वर्मा ने अपने खेत को ही अपनी प्रयोगशाला बनाकर बहुत सारे प्रयोग भी किए और मुनाफा भी कमाया। कई प्रकार की फसलें लगाकर इन्होंने अलग अलग प्रजातियां विकसित की। इनका मानना है कि पारंपरिक कृषि से अलग हटकर खेती में कुछ अलग किया जाए तो मुनाफा अधिक होगा। साथ ही किसान की आय दोगुनी होने में मदद भी मिलेगी। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया।
मेरठ के एक कृषि विश्वविद्यालय ने अपनी सेवाएं किसानों के घरों तक पहुंचाई हैं और इसके लिए बाकायदा उन्होंने टेलीफोन सेवा भी शुरू की है। आपको बता दें कि उन्होंने छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की भी व्यवस्था कराई है और इसमें उनको कामयाबी भी हासिल हुई है। हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि विश्वविद्यालय सिर्फ शिक्षा और शोध को ही समर्पित नहीं होते, बल्कि खेतों तक जाकर जमीनी स्तर पर भी काम करना पड़ता है। किसानों से सीधे संपर्क के बिना कृषि वैज्ञानिकों का काम लगभग अधूरा है। किसानों को खेती बाड़ी के काम में जो भी दिक्कतें आती हैं, वहीं असल में विश्वविद्यालय शोध के लिए नए विषय प्रदान करती है। मेरठ का सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 18 जिलों को कवर कर रहा है। इसके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है और फिलहाल 20 कृषि विज्ञान केंद्र इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें से 7 केंद्रों को 2019 के बाद जोड़ा गया है। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये सभी 7 नए केंद्र भी अब अपने कार्यक्रम को किसानों के संबंध में आकर उनको प्रचालित कर रहे हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्र जो टेक्नोलॉजी, जो हमारी यहाँ रिसर्च होती है, जो हमारी उपलब्धि होती है, इसको किसानों तक ले जाने के एक मुख्य साधन हैं। इनके द्वारा हमारा किसानों के साथ लगातार संपर्क बना रहता है। ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं वो किसानों के खेतों में जाकर उनके यहाँ अपने प्रदर्शन लगाते हैं, उनको बीज उत्पादन की ट्रेनिंग देते हैं। अपने यहाँ जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके साथ उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं और उनका एक निरंतर संपर्क बना रहता है कि क्या क्या टेक्नोलॉजी, क्या क्या नई नई चीज़ें, किस तरह के बीज उनके लिए उपलब्ध कराए जाएं, क्या उनके लिए जो हम फर्टिलाइज़र और जो अन्य शस्य विधियाँ हैं उनको किसानों के साथ हम कैसे प्रदान उनको कर उनका लाभ उनको बताकर उनके बारे में उनको जानकारी देकर हम किसानों को कैसे लाभ किसानों का लाभ को बढ़ा सकें। जो वैज्ञानिक हैं ये डायरेक्ट किसानों के संबंध में भी रहते हैं। हर किसी को ये है कि वो कृषि विज्ञान के थ्रू, कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू या डायरेक्टली, क्योंकि हमारा उद्देश्य बेसिकली ये है कि जो हमारी अपने शोध कार्य की उपलब्धियां हैं उसका हम ये विश्वास करते हैं कि अगर उसका 20-30% भी किसानों के खेत तक पहुंच जाए तो किसानों की आय को दुगना करने का, उसको और बढ़ाने में हम बहुत सहायक हो सकते हैं। तो हमारी जितनी भी शोध क्रियाएं यहाँ पर होती हैं या जो शिक्षण कार्य यहाँ पर होता है उसमें हम लोग जो इस क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको सर्वोपरि रखते हैं। उनको हम कैटेगराइज करते हैं कि ये प्रायोरिटी नंबर 1 है, ये 2 है। इसको डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास जो मैन पावर है, जितना साधन हमारे पास हैं, उसको रखने के साथ साथ हम ये प्रायोरिटाइज करते हैं कि इसको कैसे हम किसानों तक ले जा सकेंगे, किसको हम पहले अध्ययन करेंगे, किस पर हम पहले काम करेंगे और उसको किसानों तक कैसे पहुंचाए जाएंगे। तो इसके लिए डायरेक्ट संपर्क जो हमारे वैज्ञानिकों का है वो चलता है और साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू भी हमारे वैज्ञानिक उनको कोऑपरेट करते हैं। उनके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वो चाहे अपने कृषि विज्ञान के ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, उसमें हमारे वैज्ञानिक और शिक्षकगण वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के साथ साथ जितने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या रीजनल लेवल पर जो उत्तर प्रदेश शासन के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी हमारे सभी वैज्ञानिक लोग यहाँ से पार्टिसिपेट करते हैं और तकनीकी ज्ञान को किसानों के साथ शेयर करते हैं। कोरोना संकट के दौरान भी इस विश्वविद्यालय ने अपना काम जारी रखा। महामारी में खेतों तक वैज्ञानिकों का पहुंचना नामुमकिन था। ऐसे में विश्वविद्यालय में टेली एग्रीकल्चर के नाम से ऑनलाइन सेवाएं देने का फैसला किया। इसके अंतर्गत फसल में कोई भी समस्या आने पर उसका फोटो मंगा लिया जाता और फोन पर ही समाधान सुझा दिया जाता। पशुओं के लिए भी ऐसी ही सेवा शुरू की गई और नाम रखा गया टेली मेडिसिन। पिछले लगभग 1.5 साल से भारतवर्ष ही नहीं विश्व भी कोविड-19 की त्रासदी से बहुत इसमें पूरा विश्व प्रभावित रहा है और लेकिन
मैं ये महसूस करता हूँ कि हम कृषि क्षेत्र में बहुत सक्षम रहे हैं कि भारतवर्ष का जो फूड ग्रेन उत्पादन है वो इस वर्ष भी ऑल टाइम हाई सबसे अधिक जो अभी तक का है वो 305 मिलियन टन्स रहा है, जो वास्तविक में प्रशंसनीय है। लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि इसी बीच में बहुत सारी विपदाएं भी आई हैं। उन विपदाओं ने हमें अवसर भी प्रदान किए हैं। हमारे विश्वविद्यालय ने एक किसानों से संपर्क स्थापित करने के लिए एक ये प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट किया, टेली एग्रीकल्चर। उसमें हमारे विश्वविद्यालय के ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने, जिसमें सभी विषयों के वैज्ञानिक जो थे उसमें संलग्नित थे, उन्होंने सब ने मिलकर एक ग्रुप बनाया और मोबाइल के थ्रू उस ग्रुप की सारे जितने हमारे 18 जिलों के किसान हैं उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और उनको बताया गया, उनके बीच में एक जागृति पैदा की गई कि आपके खेत में हम लोग आपके पास नहीं पहुंच सकते क्योंकि कोविड के कारण जो हमारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन आपके यहाँ खेत में कोई भी अगर समस्या आती है तो आप उसका फ़ोटो खींचकर हमारे पास में यहाँ भेज सकते हैं, तो हम आपकी समस्या का निदान कर सकते हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं किसी भी समय। 24 आवर्स हमारी ये टेली एग्रीकल्चर की लाइन जो थी, जो हमारा जो प्रोग्राम था, ये उनके लिए अवेलेबल था और इससे उनको बहुत सराहना मिली क्योंकि जो हमारा मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया था उसको हम इसके थ्रू कर। इसी तरह से आप देखेंगे कि पशुओं के क्षेत्र में हमारी बहुत उपलब्धियां हैं, लेकिन मैं कोविड के संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो पशु चिकित्सालय है इसमें हमने टेलीमेडिसिन स्टार्ट कर दी। तो जो पशुओं के बीच में पशुओं के में कोई भी रोग आता था तो उसको वो हम टेलीमेडिसिन के थ्रू उनको मेडिसिन यहाँ से प्रिस्क्राइब करते थे और कहीं ज़रूरत भी होती थी तो या तो हम अपने वैज्ञानिक को यहाँ से जो डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ से भेजते थे, वो वहाँ सर्जरी करके आते थे, या फिर अगर वो नहीं जा पाते थे तो फिर वहाँ जो लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनको यूटिलाइज़ करके हम उनको टेलीमेडिसिन और टेली सर्जरी भी हमने कराई है। ये कोविड के पीरियड में ये हमको पहली बार हमने किया। कोरोना ने सभी शिक्षण संस्थाओं को बंद करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने शिक्षण का काम नहीं रोका और छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देना जारी रखा। यहाँ तक कि परीक्षाएं आयोजित करके उनका परिणाम भी घोषित कर दिया गया। इसी तरह से आप समझेंगे कि शिक्षण के क्षेत्र में भी हमने पहले कभी इतना 100% कवरेज जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन का नहीं था और हमें ये डर था क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी बहुत होते हैं। हमें डर था कि ऑनलाइन एजुकेशन हम करेंगे तो सभी छात्रों को, सभी विद्यार्थियों को हम अप्रोच कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें बहुत ही खुशी हुई जब हमने ये प्रयास किया तो हमें लगभग 100% सफलता उसमें मिली कि ऑनलाइन एजुकेशन हम यहाँ से कंप्लीट विश्वविद्यालय से करा सके और उनका एग्जाम करके हमने उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया। कोरोना संकट ने जिंदगी की रफ्तार को बहुत धीमा कर दिया है, लेकिन जिंदगी चलते रहने का नाम है। इस विश्वविद्यालय ने एक बार फिर से इस बात को साबित कर दिया है। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि अब हमारे किसान भाई बहन केवल खेतों तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार कई तरह की ऐप्स लॉन्च कर रही है जिससे घर बैठे आसानी से आप अपने मोबाइल में ही कृषि या फिर मौसम से संबंधित तमाम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। और इन ऐप्स में से एक ऐप है पूसा कृषि मोबाइल ऐप। अगर आप इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आप सीधे कृषि विशेषज्ञों के संपर्क में आकर स्मार्ट खेती के संबंध में तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो आइए ज्यादा जानकारी लेते हैं पूसा कृषि मोबाइल ऐप के बारे में। पूसा कृषि ऐप किसानों की कृषि जगत और खेती किसानी से जुड़ी शंकाओं का समाधान करता है। ये ऐप किसानों को मौसम से जुड़ी जानकारी और मौसम के अनुसार खेती संबंधी सलाह प्रदान करता है। इस ऐप के जरिए भारत सरकार और कृषि वैज्ञानिक किसान भाइयों को खेती किसानी से जुड़ी नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिलती है। पूसा कृषि मोबाइल ऐप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा किसानों के हित में विकसित और लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए फसल की नई किस्मों के बारे में, कम संसाधनों में खेती की तकनीक, संरक्षित खेती और समय अनुसार कृषि कार्यों के अलावा कृषि मशीनरी और उनके प्रयोग से संबंधित जानकारी किसानों को मिल रही है।
अब आइए एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया अपडेट्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए बड़े बदलावों ने देश को नई खुशखबरी दी है। महामारी के बावजूद कृषि निर्यात के क्षेत्र में देश के किसानों और एग्रो एक्सपोर्ट्स ने कमाल कर दिखाया है। 2020-21 के दौरान कृषि और इससे संबंधित उत्पादों का निर्यात 17.34% तक बढ़कर 41.25 बिलियन डॉलर तक पहुंचा है। साथ ही देश के ऑर्गेनिक निर्यात ने भी 50.94% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की है। देश के किसानों की इस अद्भुत उपलब्धि को समझने के लिए आइए बीते 3 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2017-18 में देश का कृषि उत्पाद निर्यात 38.43 बिलियन डॉलर का था। 2018-19 में देश का कृषि उत्पाद निर्यात बढ़कर 38.74 बिलियन डॉलर हो गया। तो वहीं 2019-20 में हल्की गिरावट के साथ ये 35.16 बिलियन डॉलर आ गया। लेकिन अब 2020-21 में ये बढ़कर 41.25 बिलियन डॉलर के अब तक के उच्चतम स्तर पर आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने कृषि उत्पादों के निर्यात के इन शानदार नतीजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश में पहली बार कई क्लस्टरों से भी निर्यात हुए हैं। उदाहरण के लिए वाराणसी से ताजी सब्जियों तथा चंदौली से काले चावल का पहली बार निर्यात हुआ है, जिससे उस क्षेत्र के किसानों को सीधे फायदा पहुंचा है। इसके अलावा अन्य क्लस्टरों जैसे नागपुर से संतरे, थेनी और अनंतपुर से केले, लखनऊ से आम आदि भी निर्यात हुए हैं। हमारे किसान अब भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का पेट भर रहे हैं। तो इसी के साथ हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। कृषि दर्शन कार्यक्रम के पहले के प्रसारण को देखने के लिए आप टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर कृषि के क्षेत्र से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और अपना रखिए ख्याल। नमस्कार। किसान, बदलते भारत की शान।